स्टूडेंट, कल हमारा सीपीआर का फर्स्ट पार्ट हुआ था। आज सीपीआर का सेकंड पार्ट है, इसके अंदर सेकंड वीडियो है सीपीआर की। इसको हम आज लर्न करेंगे। आज हम इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। कल हमारा फर्स्ट पार्ट इसके अंदर कंप्लीट हो गया था, आज सेकंड पार्ट है। ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन सीपीआर का। तो इसको आपको क्या है कि ढंग से पढ़ना है, बार बार लर्न करना है इसको। तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है, कैसे हम सीपीआर एक पेशेंट को सीपीआर दे सकते हैं। तो इसके अंदर प्रोसीजर के अंदर फर्स्ट आता है मेंटेनिंग एयरवे एंड ब्रीथिंग। पेशेंट के एयरवे को कैसे मेंटेन किया जाता है, उसकी ब्रीथिंग को कैसे मेंटेन किया जाता है। तो फर्स्ट इसके अंदर आप देखो, इसके अंदर फर्स्ट आता है द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर इज़ टू एस्टेब्लिश एन ओपन एयरवे। जो सीपीआर की फर्स्ट स्टेप होती है, इसके अंदर हमें क्या करना होता है, पेशेंट का जो एयरवे है उसको ओपन करना होता है। अब एयरवे को ओपन करने के लिए अलग अलग टेक्निक यूज में ली जाती है। मैं अभी थोड़ी देर में आपको इमेज से समझा दूँगा, वो पहले आप ये टॉपिक क्लियर कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप होती है सीपीआर की, इसके अंदर क्या करना होता है हमें, फर्स्ट स्टेप के अंदर पेशेंट के एयरवे को ओपन करना होता है। द फर्स्ट स्टेप इन सीपीआर इज़ टू एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे एनी टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी इन द माउथ। अगर माउथ के अंदर किसी भी प्रकार की फॉरेन बॉडी चली जाती है तो उसको रिमूव करने के लिए फर्स्ट सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अपने एयरवे को ओपन करना होता है। फॉरेन बॉडी के लिए अलग अलग फॉरेन बॉडी हो सकती है। जैसे अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसके लिए फॉरेन बॉडी का काम जो है, उसकी खुद की टंग फॉरेन बॉडी का काम करती है। और जो कॉन्शियस पेशेंट होते हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके से फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो उसको रिमूव करने के लिए हम अलग अलग मैनूवर यूज में लेते हैं, जिससे हमें फॉरेन बॉडी को रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं, परफॉर्म करते हैं माउथ टू माउथ ब्रीथिंग यूजिंग ए वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस। एक वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस होती है, उसको यूज में लेके हम पेशेंट को क्या करते हैं, माउथ टू माउथ ब्रीथिंग प्रोवाइड कराते हैं। अब हम देखते हैं इसके अंदर इमेज मैंने प्रोवाइड किया है आपको। इमेज के अंदर देखते हैं कैसे एक पेशेंट के एयरवे को हम मेंटेन कर सकते हैं, या उसकी जो फॉरेन बॉडी है उसको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इसके अंदर दो आपको मैनूवर दिए गए हैं। फर्स्ट मैनूवर है इसके अंदर, पहला है इसके अंदर आप देखते हैं, पहला इसके अंदर जो है हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड, और सेकंड इसके अंदर जो थर्स्ट मेथड। जो इसके अंदर फर्स्ट मेथड है हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड, इसके अंदर क्या करते हैं, पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है और उसका ऑब्स्ट्रक्शन एयरवे का जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका खुद के टंग द्वारा हो रहा है, तो जो ऑब्स्ट्रक्शन टंग द्वारा होता है तो उसमें हम क्या करना होता है, हमें हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड यूज में लेना होता है। कौन सा मेथड यूज में लेना होता है, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड इज़ यूज्ड ओपन एयरवे एंड अनकॉन्शियस पर्सन। एक पर्सन जो अनकॉन्शियस है उसके अंदर एयरवे को ओपन करने के लिए कौन सा मेथड यूज में लेते हैं हम, हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड। द ओपन एयरवे एंड अनकॉन्शियस पेशेंट। अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर एयरवे को ओपन करने के लिए जो मेथड यूज में लिया जाता है या जो टेक्निक यूज में ली जाती है उसको बोलते हैं हम हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड। और सेकंड इसके अंदर दी गई है एक और साइड लाइन में, सेकंड में इसके अंदर एक टेक्निक और दी गई है जिसको हम बोलते हैं जो थर्स्ट ओपनिंग। सेकंड मेथड है इसके अंदर जॉ थर्स्ट मैनूवर भी इसको बोलते हैं, या जॉ थर्स्ट ओपनिंग भी इसको बोलते हैं। ये भी एक एयरवे को ही ओपन करने के लिए यूज में लिए जाने वाला मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं, अगर कोई पेशेंट सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी से सस्पेक्टेड है, या कोई पेशेंट मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है उसका और हमें लग रहा है कि पेशेंट स्पाइनल इंजरी हो सकती है, इस पेशेंट को या स्पाइनल इंजरी का पेशेंट हो सकता है, तो ऐसे पेशेंट के अंदर एयरवे को ओपन करने के लिए या क्लीन करने के लिए हम जॉ थर्स्ट मैनूवर इसके अंदर यूज में लेते हैं। जॉ थर्स्ट मैनूवर के अंदर देखो, इसके अंदर आप ये फिंगर दिख रही होगी आपके अंदर, ये एक मार्कर बना हुआ है फिंगर का। तो ये फिंगर से आप जो जॉ होता है हमारा उसको एक हल्का सा टिल्ट करते हैं, और जिससे क्या होता है, अपन जो एयरवे होता है वो ओपन हो जाता है। और सेकंड इसके अंदर देखो, हेड टिल्ट के अंदर हेड को हल्का सा टिल्ट करते हैं पीछे बैकवर्ड, जिससे क्या होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट का जो टंग से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो ऑब्स्ट्रक्शन पेशेंट का क्लियर हो जाता है। तो इसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, एयरवे को क्लीन करने के लिए दो मैनूवर यूज में लेते हैं। पहला होता है हेड टिल चिन लिफ्ट मेथड, और सेकंड होता है जॉ थर्स्ट मैनूवर।
दोनों के अंदर अलग अलग डिफरेंस ये है, एक लिया जाता है कॉन्शियस पेशेंट जिसको सर्वाइकल स्पाइनल इंजरी है, और दूसरा लिया जाता है अनकॉन्शियस पेशेंट, जो अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर दूसरा यूज में लिया जाता है जिसको बोलते हैं हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड। ये दोनों मेथड हम किसके अंदर यूज में लेते हैं? मेंटेन एयरवे और ब्रीथिंग। एयरवे को और ब्रीथिंग को हम मेंटेन करने के लिए, यानी हमारा जो एयरवे होता है पूरा, जहाँ से हम ब्रीथिंग लेते हैं या जहाँ पर CO2 ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, या ऑक्सीजन जहाँ से हम लेते हैं, जहाँ से हमें मिलती है, तो उस एयरवे को क्लीन करने के लिए हमें क्या करना होता है? अलग अलग टेक्निक है जो यूज में लेनी होती है। फर्स्ट टेक्निक मैंने आपको बताई अभी हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड, और सेकंड टेक्निक मैंने आपको बताई है जो थर्स्ट मैन्युअल। जो थर्स्ट मैन्युअल लेते हैं सर्वाइकल इंजरी या स्पाइनल कार्ड की जो इंजरी होती है, सस्पेक्टेड वाले पेशेंट होते हैं उनके अंदर यूज में लेते हैं, और टिल्ट मेथड लेते हैं हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मेथड यूज में लेते हैं जो पेशेंट अनकॉन्शियस होते हैं उनके अंदर। तो एयरवे को मेंटेन करने के लिए हमें दो टेक्निक यूज में ले ली है, इसको दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। द फर्स्ट स्टेप इन CPR टू एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे, एनी टाइप ऑफ फॉरेन बॉडी इन द माउथ शुड बी रिमूव, परफॉर्म माउथ टू माउथ ब्रीथिंग यूजिंग ए वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस। यानी कि स्टेप CPR की जो फर्स्ट स्टेप होती है, सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना होता है CPR के अंदर? सबसे पहले पेशेंट का जो एयरवे होता है उसको ओपन करना होता है। वहाँ पर किसी प्रकार की फॉरेन बॉडी हो सकती है, तो उसको रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होता है? पेशेंट के एयरवे को ओपन करना होता है। उसके बाद में हम क्या करते हैं? पेशेंट को माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं। माउथ टू माउथ ब्रीथिंग देते हैं पेशेंट को, और उसका वेंटिलेशन डिवाइस एक होती है, वेंटिलेशन बैरियर डिवाइस पे हम यूज में लेते हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार का जो लीकेज होता है, एयरवे का लीकेज, वो ना हो। सेकंड इसके अंदर यूज में लेते हुए हम सेकंड मेथड या सेकंड जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के बाद जो सेकंड आता है उसके अंदर आता है रिस्टोर सर्कुलेशन। पेशेंट के सर्कुलेशन को रिस्टोर करना। जो पल्स अब्सेंस थी, हमें कैरोटिड पल्स चेक करनी होती है पेशेंट के अंदर, जो कैरोटिड पल्स अब्सेंस थी, वहाँ पर सर्कुलेशन इम्पेयर हो गया था, तो उसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? सर्कुलेशन को रिस्टोर करते हैं। उसके अंदर क्या करना होता है? सबसे पहले हमें आफ्टर परफॉर्म वेंटिलेशन हमने परफॉर्म कर लिया था फर्स्ट स्टेप के अंदर, जब हम ब्रीथिंग को मेंटेन कर रहे थे, तो उसके में हमने वेंटिलेशन को हमने क्या कर लिया था? परफॉर्म कर लिया था या मेंटेन कर लिया था। तो आफ्टर परफॉर्मिंग वेंटिलेशन हम क्या करते हैं? आप कैरोटिड पल्स को चेक करते हैं, असिस्ट करते हैं कैरोटिड पल्स एंड एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन प्रोवाइड करते हैं इफ़ नो पल्स इज डिटेक्ट। अगर हमें किसी प्रकार की पल्स डिटेक्ट नहीं होती है, वहाँ पर पल्स फील नहीं होती है, कैरोटिड पल्स को हमें फील करना होता है। अगर कैरोटिड पल्स फील नहीं हो रही है, हमें 5 से 10 सेकंड का इसका टाइम होता है पल्स फील करने का। अगर 5 से 10 सेकंड के अंदर भी हमें पल्स फील नहीं हो रही है, ये ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना होता है? एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन हमें करना होता है। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन हमें इस पेशेंट के अंदर करना होता है। अगर हम पेशेंट के अंदर पल्स को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे या फील नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होता है? एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन हम पेशेंट के अंदर करना होता है। एक्सटर्नल कार्डियक कंप्रेशन जिसे डिटेक्ट करना होता है। उसके बाद में क्या होता है? जो रेस्क्यू होता है, जो रेस्क्यू का मतलब होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो CPR दे रहा है पेशेंट के अंदर, CPR प्रोवाइड करा रहा है या CPR पेशेंट को दे रहा है, वो रेस्क्यू होता है। तो द रेस्क्यू प्लेस द हील, जो हील ऑफ द वन हैंड इन देयर हैंड ऑन टॉप ऑफ द फर्स्ट हैंड। जो पेशेंट इसके अंदर पेशेंट को जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर CPR दे रहा है, तो वो क्या करता है? अपना फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड को एक दूसरे के ऊपर रख के अपनी फिंगर्स को इंटरलॉक करता है, और जो अपनी हील होती है हैंड की, उससे क्या होता है? चेस्ट वॉल को कंप्रेस करता है। तो फर्स्ट हैंड से क्या करता है? चेस्ट वॉल को कंप्रेस करता है, फिंगर को क्या चेस्ट वॉल से टच नहीं होने देना है। उसके बाद हम क्या करता है इसके अंदर? द फिंगर शुड नॉट टच द चेस्ट वॉल। फिंगर को हमें चेस्ट वॉल से टच नहीं करना है। इसका इमेज है, लास्ट में मैं आपको इमेज से समझा दूंगा, अभी आप थोड़ी से देख लो इसको। द फिंगर शुड नॉट टच द चेस्ट वॉल। चेस्ट वॉल से हमें फिंगर को टच बिल्कुल भी टच नहीं करना है। हमारा जो हैंड है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, और किसी प्रकार का बेंड उसके अंदर नहीं होना चाहिए। बाय रेस्क्यू एंड प्रेस द क्विकली डाउनवर्ड। अब इसके अंदर हमें क्या करना होता है? चेस्ट पे जो चेस्ट वॉल होते हैं वहाँ पर डाउनवर्ड नीचे की ओर 1/3 पोर्शन पर, लोअर पार्ट ऑफ द स्टर्नल पर हमें क्विकली बार बार जल्दी जल्दी कंप्रेस करना होता है। सो फ्रॉम द शोल्डर एरिया टू डिलीवर फोर्सफुल कंप्रेशन टू विक्टिम। लोअर स्टर्नम
लोअर स्टर्नम अबाउट 3.5 to 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना होता है, जैसे हम CPR देते हैं हमारे जो दोनों हैंड है वो स्ट्रेट होते हैं सीधे, एक हैंड के ऊपर दूसरे हैंड को रखते हैं और हमारी जो हैंड की हील होती है उससे हम CPR देना स्टार्ट करते हैं। याद रखना CPR के अंदर फिंगर को कभी भी चेस्ट वाल पर टच नहीं करते और जो इसकी लोकेशन होती है CPR जहाँ पर एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो होती है लोअर हाल्फ ऑफ स्टर्नम। स्टर्नम के लोअर हाफ पर हम CPR देते हैं, लोअर हाफ पर। और जो कंप्रेशन रखते हैं CPR का जो कंप्रेस करते हैं वो कंप्रेशन रखते हैं हम 3.8 से 5 सेंटीमीटर इसमें कंप्रेस करते हैं, या अगर इंच की बात की जाए 1.5 to 2 इंच इसके अंदर कंप्रेस किया जाता है। जब हम पेशेंट को CPR देते हैं तो ये हमें कंप्रेशन की रेट रखनी होती है। और जो कंप्रेस अप्रोक्सीमेटली जो कंप्रेस दिया जाता है 1 मिनट के अंदर, यानी वो देते हैं 100 ब्रीथ पर मिनट देते हैं। इसका रेशियो होता है 30-2 का रेशो, 30 कंप्रेस करते हैं, 2 ब्रीथिंग करते हैं और 2 रेस्क्यू होते हैं। और 5 साइकिल के अंदर हमें 5 साइकिल के अंदर हमें 100 कंप्रेस कंप्लीट करना होता है। उसके बाद कौन कौन सी ड्रग्स है जो इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर हमें देनी होती है ड्यूरिंग CPR, उसके अंदर काफ़ी ड्रग्स आती है। जैसे कि इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहाँ पर मैंने मेंशन की है, उसके अंदर आती है एपिनेफ्रिन, बाइकार्बोनेट, लिनोकाइन आती है, एट्रोपिन आती है और कैल्शियम आती है। इसके अंदर मोस्टली जो ड्रग्स है वो होती है एट्रोपिन और एपिनेफ्रिन। एट्रोपिन क्या करती है, आपके बॉडी के सिक्रेशंस को कम करती है। जैसे CPR दे रहे हैं हम, ड्यूरिंग CPR पेशेंट के अगर सिक्रेशन आ रहे हैं, लावा सिक्रेशन हो रहा है, सिक्रेट हो रहा है, वो क्या कर सकता है आपकी एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन कर सकता है एयरवे के अंदर, जिससे क्या हो सकता है हमें पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए पेशेंट को CPR के दौरान हमें एट्रोपिन का जो इंजेक्शन होता है वो पेशेंट को IV प्रोवाइड कराना होता है। और एक होता है एपिनेफ्रिन का इंजेक्शन भी पेशेंट को प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका डायग्राम, कैसे एक पेशेंट है जिसको CPR दिया जा रहा है। तो ये डायग्राम आप देखो, इसके अंदर क्या करता है, करेंट CPR प्रोसीजर, कंप्रेशन हेल्प ब्लड फ्लो इम्प्रूव सर्वाइवल। इसके अंदर देखो ये नर्स है, बिल्कुल इसके हैंड देखो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसके हैंड की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट है बिल्कुल। और पेशेंट है, इसके अंदर पेशेंट को बिल्कुल सीधा आपको ज़मीन पर स्ट्रेट लेटा देना है। अगर बेड आपका हाई फाउलर पोजीशन के अंदर आपका अगर बेड है हॉस्पिटल के अंदर भी, तो बेड को आपको बिल्कुल सुपाइन पोजीशन के अंदर स्ट्रेट रख देना है। और आपके जो हैंड है बिल्कुल देखो स्ट्रेट होने चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपकी नर्स या जो भी आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो CPR दे रहा है, तो उसकी जो हैंड है वो बिल्कुल इंटरलॉक होनी चाहिए और यहाँ पर चेस्ट वाल से टच नहीं होनी चाहिए। और माउथ टू माउथ ब्रीथिंग पेशेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, जिससे क्या होता है आपके पेशेंट को दोबारा लाइफ मिल सकती है। लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट है ये, लाइफ सेविंग प्रोसीजर है ये। तो ये प्रोसीजर ऐसा प्रोसीजर है जो सभी को, जो एक नर्स है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, या वैसे कह सकते हैं ये प्रोसीजर सभी को आना चाहिए। क्योंकि इमरजेंसी के अंदर कभी भी किसी भी पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है, या आप देख सकते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के अंदर पेशेंट को हार्ट अटैक आ सकता है। ट्रैफिक हुआ है तो एयरवे के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, तो एयरवे को मेंटेन करने के लिए भी हम अलग अलग टेक्निक इसके द्वारा CPR की टेक्निक भी वहाँ पर यूज में ले सकते हैं। तो CPR के अंदर हमें याद रखना है बिल्कुल आपके हैंड को स्ट्रेट लगना है, बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, फिंगर इंटरलॉक होनी चाहिए एक दूसरे के ऊपर, और फिंगर जो है वो टच नहीं होनी चाहिए आपके चेस्ट से। और चेस्ट का जो कंप्रेशन होता है वो आप कंप्रेस करना है चेस्ट को 30-2 के अनुपात से। आपको अगर 2 रेस्क्यू है, अगर आप एक सीनियर नर्स हो और आपके साथ एक जूनियर नर्स है और आप 2 रेस्क्यू है और आप हेल्थ केयर CPR प्रोवाइड करा रहे हैं, तो उसका रेशो होता है 30-2 का अनुपात से देते हैं। यानी कि आपको 30 बार कंप्रेशन करना होता है और 2 ब्रीथिंग आपको देनी होती है 1 मिनट के अंदर। ऐसा आपको 5 साइकिल तक करना है, 5 साइकिल कंप्लीट करनी है आपको। 5 साइकिल के अंदर आपके कंप्रेशन की जो रेट है वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 100 ब्रीथ पर मिनट। इससे कम नहीं होनी चाहिए, 100 ब्रीथ से 120 तक हो सकती है, लेकिन इससे कम नहीं होनी चाहिए। ऐसा आप 5 साइकिल करना होता है। 5 साइकिल के बाद पेशेंट क्या है कि वापस आपकी पेशेंट की लाइफ सेव हो सकती है। इसके बाद आपके अगर हार्ट अटैक वगैरह आया है, और अगर फॉरेन बॉडी है पेशेंट के, फॉरेन बॉडी से ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसको भी आपको सबसे पहले रिमूव करना होता है। सबसे पहले आपका अगर CPR आप पेशेंट के अंदर CPR देने जा रहे हो, तो सबसे पहले आपका नर्सिंग एक्शन होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या कि एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए, हेल्प के लिए बुलाना चाहिए। और सेकंड उसके बाद आपको पल्स चेक करनी है पेशेंट में, कैरोटिड पल्स या फीमोरल पल्स आप चेक कर सकते हो।
पल्स अगर फील नहीं हो रही है तो उसके बाद आपको चेस्ट कंप्रेशन देना स्टार्ट कर देना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसका सेकंड पार्ट था ये, जो आज मैंने कंप्लीट करा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट टॉपिक आपका जो भी होगा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, जो नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।